हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणिज्य क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर देना फॉर नोटिफिकेशंस। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। चलो, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का। वो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट जो होती है उसकी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का नेम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो बच्चे इसका एक टॉपिक है वो हम उठा रहे हैं आज की वीडियो के लिए। उसका नाम है रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैंने जनरली देखा है कि बच्चों को पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये टॉपिक मेनली समझ नहीं आता है, बट ये बहुत आसान है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए पहले हमें उसके कंपोनेंट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। लाइक रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, तो छोटा छोटा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, फिर रिक्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चे? पॉइंटर्स में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? असेट्स होते हैं। ठीक है, जो हम किस लिए हेल्ड करते हैं? दो कारण हो सकते हैं। या तो हम इनकम अर्न करना चाहते हैं। बच्चे, इनकम अर्न कैसे होती है? अगर आपने मान लो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट इनकम आएगी। अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड इनकम आएगी, राइट? या फिर और क्या हो सकता है? कैपिटल अप्रिसिएशन। बच्चे, कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे? मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ओवर द पीरियड वैल्यू इंक्रीज हो जाना, राइट? जैसे लेट्स सपोज आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आपने इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया और आपने उनको लंबे टाइम तक रखा, तो हो सकता है जो उनकी बाय करने के टाइम वैल्यू थी ओवर द पीरियड वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चे? असेट्स होते हैं जो कोई भी हेल्ड करता है दो पर्पज से, या तो उस पर इनकम अर्न करने के लिए या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। बट एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट में हम किसको नहीं लेते? जो स्टॉक पर्पज से होल्ड किए जाते हैं। जैसे किसी का बिजनेस ही है इन्वेस्ट करना बेचना, इन्वेस्ट करना बेचना, तो मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती हैं उनके लिए वो स्टॉक है, तो उनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता। उनका वो जैसे इक्विटी शेयर्स खरीदे उन्होंने बेच दिए तो उनके लिए वो स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? तो हमने पहला कंपोनेंट डिस्कस कर लिया, वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, अब रिक्लासिफिकेशन किसकी करनी है? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमें पता चल गया क्या होता है, लेकिन रिक्लासिफिकेशन, तो अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो बच्चे रिक्लासिफिकेशन की बात तो बाद में होगी ना। पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या है, कि इन्वेस्टमेंट को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बच्चे, इन्वेस्टमेंट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? या तो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या फिर क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चे, तो कैसे पता चलेगा कि वो करंट है या लॉन्ग टर्म है? बड़ा आसान है। कैसे? अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो जब आपने बाय करी उस टाइम आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है? उसको 12 मंथ से कम पीरियड के लिए रखने की। मतलब आपकी इंटेंशन है कि मैंने इसको बाय किया है, सो जब इसकी थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह नहीं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, उनके लिए तो वो स्टॉक है। तो आपकी इंटेंशन क्या है? वैसे आपने इन्वेस्ट किया है बट आपकी इसको 12 मंथ से ज़्यादा, जैसे हमें पता होता है ना कि अच्छा मैंने ये वाले शेयर्स खरीदे हैं, मैं इनको 1 ईयर से ज़्यादा नहीं रखूंगी, तो वैसे कि आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आपको इसको 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड नहीं करना, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? करंट इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपकी इंटेंशन उसको 12 मंथ से ज़्यादा टाइम रखने की है तो बच्चे वो कौन सी है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चे, ओके।
तो बच्चे अब रीक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपकी बुक्स में क्या हुआ है, आपके बुक्स में कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि कौन सी है, करंट, ठीक है। आपको फील हुआ 9 मंथ्स हो गए उसको रखे हुए, आपको फील हुआ कि नहीं मैं इसको सेल नहीं करना चाहता हूं या चाहती हूं, अभी 12 मंथ्स के बाद भी आई वॉन्ट टू कीप इट, राइट। बट आपने तो पहले उसको करंट इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई किया था, सो नाउ यू हैव टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। मतलब अपनी बुक्स में अब आपको उसको करंट इन्वेस्टमेंट के हेड में ना दिखा के कहाँ दिखाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हेड में, ठीक है। तो आप बोलोगे बड़ा आसान है मैम, करंट इन्वेस्टमेंट में जो लिखा हुआ है उसको वहां से हटा दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखा दो। बच्चे इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग वैल्यू पे हम बुक्स में दिखाते हैं, राइट। मतलब इनकी ईयर एंड वैल्यू डिफरेंट मेथड से निकलती है, ठीक है। तो इसलिए करंट को अगर हमने किस में करना है, लॉन्ग टर्म में, या फिर मतलब करंट को लॉन्ग टर्म में करना है या फिर लॉन्ग टर्म को करंट में करना है। पहली बात तो रिक्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म और फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, दैट इज कॉल्ड रिक्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे और करनी क्यों जरूरी है, मतलब ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम कि बस उसका नाम चेंज कर दिया, इसलिए क्योंकि जो उनकी वैल्यू होती है वो डिफरेंट मेथड से ईयर एंड में हम लोग वैल्यू करते हैं। और इसको करेंगे कैसे, देखो ओके बच्चे, पहले हम ये जान लें कि ईयर एंड पे वैल्यू करते कैसे हैं। देखो बच्चे, जब भी जैसे हम लेट सपोज 31 मार्च को हमारा क्या है, ईयर एंड, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है और वो कितनी तरीके की हो सकती है, या तो वो करंट होगी या फिर कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है अगर हमारे पास 31 मार्च को और वो करंट या लॉन्ग टर्म है, तो उसकी बुक्स में वैल्यू बैलेंस शीट में क्या हमने कैरी करनी है वो कैसे पता चलता है बच्चे, करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या तो कोस्ट, ठीक है, कोस्ट क्या होता है बच्चे, जिस पे हम बाय करते हैं, और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। बच्चे मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है कि जिस पे आज वो इन्वेस्टमेंट, जिस पे आज वो इन्वेस्टमेंट सेल हो जाएगी एंड नेट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपको मान लो सेल करने के लिए भी किसी को कमीशन देना पड़ेगा, तो बेचने का खर्चा हो रहा है ना, तो जितने पे वो इन्वेस्टमेंट सेल हो जाएगी उसमें से माइनस कर देना है जो उसको बेचने पे खर्चा होगा, तो वो हमारी एक्चुअली क्या आ गई, मार्केट वैल्यू, वो या फिर उसकी कॉस्ट, दोनों में से जो लोअर है, क्योंकि हम बच्चे क्या हैं, प्रूडेंट, क्या है हम, प्रूडेंट हैं हम। एंड अकाउंट्स में प्रूडेंस क्या कहता है कि यू शुड अकाउंट फॉर द लॉसेज विच आर रिलेटेड टू फ्यूचर बट यू शुड नॉट एंटिसिपेट द इनकम्स ऑफ फ्यूचर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इफ यू हैव बॉट दिस इन 10 रुपीज और कल को ये मार्केट में 12 रुपए पे सेल हो जाएगी, तो मैं इसको अपनी बुक्स में आज ही 12 पे ले लेती हूँ और 2 रुपीज का प्रॉफिट दिखा देती हूँ। नो, आपको क्या पता कल को एक्चुअली 12 पे सेल हो या ना हो, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि वो 8 पे सेल होगी तो आप 2 रुपीज का लॉस जरूर रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि हमारी बुक्स प्रूडेंट के बेसिस पे बनती हैं कि आप आने वाले लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लो बट आने वाली इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमने कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से लोअर पे करंट इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है बच्चे, आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमने। और लॉन्ग टर्म को फिर कैसे करेंगे बच्चे, लॉन्ग टर्म के लिए
हम कहते हैं कि हमने इसको काफ़ी टाइम तक रखना है, मतलब लाइक जैसे मान लो 12 मंथ से ज़्यादा, 2 साल 3 साल, ठीक है। तो आज मार्केट में कोई और वैल्यू है, कल को कोई मार्केट में और वैल्यू होगी, तो ऐसे तो हम क्या करते रहेंगे, उसकी वैल्यू को चेंज ही करते रहेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बच्चे कॉस्ट पे ही क्या होती हैं, कैरी होती हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। हाउएवर, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है बच्चे। हाउएवर, अगर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, परमानेंट डिक्लाइन। परमानेंट डिक्लाइन क्या होता है बच्चे, कि आने वाले टाइम में इस इन्वेस्टमेंट की परमानेंटली वैल्यू डाउन हो रही है, वापस नहीं अप होगी, तो आप अपनी बुक्स में किस पे कैरी करोगे, कॉस्ट माइनस जो भी आपका परमानेंट डिक्लाइन आने वाला है उस पे कैरी करोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसी कोई भी फ्यूचर की आपको नहीं पोजीशन लग रही है कि कोई परमानेंट डिक्लाइन होने वाला है, देन यू विल टेक इट ऑन कॉस्ट। बट अगर आपको लग रहा है कि वो परमानेंटली डिक्लाइन करने वाली है, तो आप कॉस्ट में से जितना डिक्लाइन होने वाला है उसको लेस करके जो वैल्यू आएगी उस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैरी करोगे। क्लियर है बच्चे? तो ये तो हो गया कि वैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस पे वैल्यू करते हैं। अब बात करते हैं रीक्लासिफिकेशन की। देखो बच्चे, पहला क्या है, अगर हमने करंट टू लॉन्ग टर्म जाना है, ठीक है, मतलब पहले हम उसको 12 मंथ से कम पीरियड के लिए रखने वाले थे, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड टू कीप इट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो अब हम उसको किस पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। देखो, आज करंट इन्वेस्टमेंट की जो पोजीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, मतलब जिससे आप चेंज करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, क्योंकि अभी तक तो वो चेंज नहीं हुई है ना। जब वो चेंज हो जाएगी तो जो बन गई उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स लगेंगे, बट आज जो है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सो करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो करंट वैसे भी किस पे वैल्यू होती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहां पे हमने वर्ड यूज किया है फेयर वैल्यू। बच्चे, फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में छोटा सा डिफरेंस है। फेयर वैल्यू होती है वो प्राइस जिस पे कोई भी दो नॉलेजेबल पर्सन है वो डील करेंगे, और मार्केट वैल्यू क्या है, जिस पे एक्चुअली मार्केट में बिक रही हो, नेट ऑफ कर देते हैं हम एक्सपेंसेस ऑफ सेल। बस इसमें हमने वो एक्सपेंसेस ऑफ सेल का नहीं देखना। फेयर वैल्यू क्या है, जिस पे कोई भी दो नॉलेजेबल पर्सन मार्केट में डील करेंगे। तो करंट से लॉन्ग टर्म में जाना है तो उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट या फिर उस दिन की फेयर वैल्यू, किस दिन, जिस दिन आप उसको रिक्लासिफाई कर रहे हो, दोनों में से बच्चे विच इज लोअर, उस पे आप क्या ले जाओगे, लॉन्ग टर्म। समझ गए बच्चे? उस पे आप क्या कर दोगे, लॉन्ग टर्म। क्लियर है? ओके, लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन। अब क्या है, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हो। बच्चे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किस पे कैरी होती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैरी होती है कॉस्ट पे, या फिर जो कैरिंग अमाउंट आती है आफ्टर परमानेंट डिक्लाइन। सो इन दोनों में से हम किसी पे कैरी करते हैं। अगर तो वैसे तो कॉस्ट पे करते हैं, बट अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है तो कैरिंग अमाउंट पे। तो बच्चे, जब आपने उसको करंट इन्वेस्टमेंट में चेंज करना है तो उस टाइम भी इन दोनों में से जो भी लोअर है उस पे आप क्या करोगे, करंट इन्वेस्टमेंट बना दोगे उसको। क्लियर है बच्चे? सो ये था हमारा आज का टॉपिक, रीक्लासिफिकेशन। जब आपको करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म बनाना है या लॉन्ग टर्म को करंट बनाना है, सो कैसे करेंगे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं।
करंट से लॉन्ग टर्म में जाना है तो जिससे चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोचना है। करंट किस पे वैल्यू होती है, कोस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, बट हियर द वर्ड इज फेयर वैल्यू, सो कोस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिक्लासीफाई कर देंगे, उसको लॉन्ग टर्म बना देंगे। बट इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, देन लॉन्ग टर्म किस पे होती है, कोस्ट या कैरिंग अमाउंट आफ्टर परमानेंट डिक्लाइन, सो दोनों में से जो लोअर है उस पे हम करंट बना देंगे। ओके, लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल। ओके, वी हैव द क्वेश्चन, ये ICAI का ही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। क्या कह रहे हैं यहाँ डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड wants to reclassify its investments in accordance with accounting standard 13. State the values at which investment have to be reclassified in the following cases. Long-term investment in company A costing 8.5 lakhs to be reclassified as current. तो बच्चे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म, वहां से किधर को जाना है हमने, करंट, ठीक है। तो पहले इसका प्रिंसिपल लिख लो। लॉन्ग टर्म से करंट में जाते हैं तो किस पे जाते हैं, कोस्ट और कैरिंग अमाउंट आफ्टर परमानेंट डिक्लाइन विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। कोस्ट दे रखी है हमें कितनी, 8.5, कंपनी हैड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट टू 6.5 परमानेंट डिक्लाइन के बाद, और फेयर वैल्यू इतनी है। तो बच्चे क्या हमें फेयर वैल्यू की जरूरत होती है इस प्रिंसिपल में, नो। सो कोस्ट कितनी है, 8.5 लाख और 6.5 लाख विच एवर इज लोअर, सो वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी बच्चे, 6.5 लाख, ठीक है। इस पे कैरी करेंगे हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। आपको प्रॉपर एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छी करके आनी है। पहले आप लिखोगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इफ वी वांट टू रिक्लासिफाई द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनटू करंट इन्वेस्टमेंट, सो दिस शुड बी वैल्यूड एट कोस्ट और द कैरिंग अमाउंट आफ्टर परमानेंट डिक्लाइन विच एवर इज लोअर। सो द कोस्ट अंडर केस 1 इज दिस and carrying amount is this, so carrying amount is lower than cost, so current investment will be classified, मतलब means reclassified at the value of 6.5 lakhs, ठीक है बच्चे। सेकेंड केस स्टडी करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगेन 7 lakhs, रिक्लासीफाई करनी है करंट में। फेयर वैल्यू जो है वो 8 lakhs है और हमें बुक वैल्यू 7 lakhs दे रखी है। बच्चे बुक वैल्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, जिस पे बुक्स में शो कर रखी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस अकॉर्डिंग शो होती है, कैरिंग अमाउंट को, या तो कोस्ट पे या फिर कहाँ पे, कैरिंग अमाउंट जो परमानेंट डिक्लाइन के बाद हो। तो देखो कोस्ट भी 7 लाख थी, यहाँ बुक वैल्यू भी 7 है, तो मतलब कोस्ट पे शो रखी है। तो हमारे लिए यही 2 फिगर्स इंपॉर्टेंट है। तो किस पे रिक्लासीफाई करेंगे हम, 7 lakhs पे। थर्ड केस, करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कोस्टिंग 10 lakhs आर टू बी रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म। यहाँ पे बच्चे केस थर्ड देखते हैं। अब हमने कहाँ से जाना है, करंट से लॉन्ग टर्म में, तो उसमें क्या करना है हमें, 10 lakhs उसकी क्या, अच्छा पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। इसमें कौन सा प्रिंसिपल होता है, कोस्ट या फिर क्या होता है, फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो बच्चे कोस्ट कितनी दे रखी है, 10 lakhs एंड फेयर वैल्यू, बच्चे यहाँ पे मार्केट वैल्यू वर्ड यूज किया है, इट्स ओके, वो लोग चेंजेबली यूज कर लेते हैं, 12 lakhs। तो बच्चे इनमें से लोअर कौन सा है, 10 lakhs, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे बना देंगे, 10 lakhs पे। द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव कंपनी डी की करंट इन्वेस्टमेंट 15 lakhs की और मार्केट वैल्यू है 14। सो बच्चे वेरी इजी, किस पे हम कर देंगे इसको रिक्लासीफाई, 14 lakhs पे। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर है। बड़ा ही सिंपल था रिक्लासिफिकेशन, बट उसको समझने के लिए हमने काफ़ी कुछ पहले डिस्कस किया, और अब आपको जैसे प्रिंसिपल समझ आ गया है कि किस पे करना है इसको रिक्लासीफाई, तो क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं। चलो आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।